नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल मैथ्स बाय हिमांशु सर में। दोस्तों, मैं आज लेके आया हूँ आप सबके लिए एसएससी में पूछे गए कुछ प्रश्नों का हल, जो कि आज से करीब 2 साल 3 साल पहले के एसएससी के एग्ज़ाम में मैथ्स के जो भाग हैं उसमें पूछे गए थे। तो ये जो प्रश्न है ये आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग जो है ध्यानपूर्वक देखें और सीखें किस प्रकार से इन प्रश्नों का हल किया जाता है। आज हम लोग देखेंगे कैसे प्रश्न जो है एसएससी के सीएचएसएल एग्जाम में पूछे जाते हैं और सीजीएल में पूछे जाते हैं। उन प्रश्नों पर ही आज का वीडियो मैं लेके आया हूँ, उन प्रश्नों पर आधारित ही है। तो चलिए एक एक करके जो है देखते हैं प्रश्नों को और किस प्रकार से उन प्रश्नों को हल करना है उसके बारे में भी जानेंगे। तो आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है, जो मेरे इस चैनल में नए हैं वे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो पहले से बने हुए हैं वे एक लाइक और एक शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर और देखते हैं आज क्या क्या प्रश्न है। जैसे कि यहाँ आप देख पा रहे हैं, पहला प्रश्न दिख रहा है, कोई दुकानदार 200 रुपया क्रय मूल्य वाली वस्तु का कितना मूल्य अंकित करे ताकि एक 25% का भट्टा देने के उपरांत उसे 35% का लाभ प्राप्त हो। ए नंबर में 270, सी नंबर में 330, बी नंबर में 300 या डी नंबर में 360। तो इस प्रश्न को कैसे करके हम हल कर पाएंगे जल्दी समय में, इसका विधि मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए, इसमें जो है हम लोग मान लेते हैं इसका एमआरपी यदि हम लोग 100 रुपया मान लेते हैं तो वस्तु का कॉस्ट प्राइस यानी कि उस वस्तु को कितना रुपया में खरीदा गया था, यदि प्रश्न के अनुसार चले अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कह रहा है कि 25% का भट्टा दिया जाता है फिर भी उसको 35% का लाभ होता है ना। तो ये जो एमआरपी है, एमआरपी पर ही ये भट्टा दिया जाता है। यहाँ जो लिखा है 25%, ये 25% का भट्टा मिलेगा किस पर, एमआरपी पर। तो एमआरपी है इसका 100 रुपया। 100 रुपया में 25% का छूट अगर देता है तो 75 रुपया हो जाता है इसका सेलिंग प्राइस, यानी कि 75 रुपया में उसको बेच रहा है। ये हो गया एसपी, सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब लेकिन कह रहा है कि उसको 35% का लाभ भी होता है। तो 35% का लाभ मतलब 135 बटे 100, सॉरी ये 135 बटे 100 नहीं, 100 बटे 135 होगा। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 100 बटे 135, इसको 5 से काटना है, इसको भी 5 से काटना है। इसको 5 से काटेंगे तो 75, 15 और ये कटेगा 27 बार में। अब ये और ये दोनों कट जाएगा 3 से, 5 तिया 15 और 9 तिया 27, ये 5 गुना होगा 100 के साथ, तो ये प्राप्त हो जाएगा 500 और नीचे में है 9, 500 बटे 9, ये हम लोग को प्राप्त हो गया क्या, सीपी, इसका कॉस्ट प्राइस। तो जब कॉस्ट प्राइस 500 बटे 9 है तब एमआरपी कितना था, 100। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 200 रुपया, तो पूछ रहा है कि इसका एमआरपी कितना होगा, ठीक है ना। तो इसको हम कैसे बना सकते हैं, लिखेंगे 500 बटे 9, 500 बटे 9 इकाई जब प्राप्त हुआ कॉस्ट प्राइस तो एमआरपी था 100। अब मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस 1 रुपया, तब एमआरपी कितना होना चाहिए, 100 बटे 500 बटे 9, तो बटे 9 जो रहेगा वो चला जाएगा ऊपर। 1 का वैल्यू इतना हुआ, हमको ज्ञात करना है 200 का वैल्यू। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे
200 बराबर क्या 100 गुना 9 गुना 200 बटे 500। ठीक है, 2 जीरो इसका 2 जीरो इसका कट गया। 5 के साथ इसको काटेंगे, 5 चारे 20, 40 40 और 9 को गुना करना है, 9 चारे 36, 360 रुपया। ये हो गया आपका आंसर। इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। देखिए ये विधि जो है बहुत ही आसान है, इसमें इतना समय लगा आप लोगों को समझाने के लिए, मैं जो है इतना विस्तार पूर्वक बताया हूँ। इसको आप आसानी से भी बना सकते हैं। यदि इतना कुछ आप ना बताएं किसी को, केवल लिखें, तो इतना ज़्यादा समय आपको नहीं लगेगा। ठीक है, इसको आप आसानी से प्रैक्टिस के दौरान, यदि आप इसको प्रैक्टिस करते रहें तो निश्चित तौर पर इसको आप कुछ सेकंड के भीतर जो ही बना लीजिएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरा प्रश्न। हाँ, देखिए दूसरा प्रश्न में कह रहा है किसी त्रिभुज की भुजाएं 1/3, 1/4 और 1/5 के अनुपात में है तथा इसका परिमाप 94 सेंटीमीटर है। त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा की लंबाई क्या है? क्या होगा इसमें से, क्या होगा? ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं इसको कैसे करके हल कर सकते हैं। यहाँ जो अनुपात दिया हुआ है 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5, इस अनुपात से ही जो है पूरा गणित हल हो जाएगा। कैसे? इसका अगर हम एलसीएम ले 3, 4 और 5 का, तो एलसीएम हो जाएगा 60। अगर 3 के साथ इसको भागा करें तो यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा 20, यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा 15 और यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा 12। ये नीचे वाला का कोई अब वैल्यू नहीं रह गया, इसको छोड़ सकते हैं। तो हम लोग का तीन जो ये भुजा है, तीनों भुजा का अनुपात 20, 15 और 12 प्राप्त हो गया। अगर इसको जोड़ दिया जाए, हम लोग जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज की तीनों भुजाओं को अगर आपस में जोड़ दिया जाए तो भुजाओं की लंबाई का योग जो होता है वो उसके परिमाप के बराबर होता है। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि 20, 15 और 12 ये तीनों को जोड़ने पर जो प्राप्त होगा वो कितना होगा 47, 47 इकाई, 47 इकाई, 47 इकाई बराबर हम लोग लिख सकते हैं कितना 94, जो कि आपके प्रश्न में दिया हुआ है कि 94 सेंटीमीटर क्या है उस त्रिभुज का परिमाप है। तो ये 47 इकाई जो हम लोग को भुजा प्राप्त हुआ, ये भुजाओं का योगफल किसके बराबर होता है? उसके परिमाप के बराबर होता है। मतलब 47 इकाई का मान जो है 94 के बराबर होगा। अतः एक इकाई का मान कितना होगा 94/47, 94/47। इस 47 के साथ 94 को काटेंगे तो 2 प्राप्त हो जाएगा, यानी कि एक इकाई का मान हो गया 2। तो यहाँ पे पूछा है कि त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है कितना है 12 है। तो 12 का मान कितना हो जाएगा? अतः 12 इकाई का मान हो जाएगा 2 गुना 12, यानी 12 दूनी 24 सेंटीमीटर। जिस इकाई में दिया हुआ है मान, जैसे कि यहाँ पे सेंटीमीटर में पूछा है, तो ये जो सी नंबर आपका दिख रहा है, ये सी नंबर, ये होगा आपका आंसर 24 सेंटीमीटर। ठीक है, इस प्रकार से हम इस प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक दुकानदार अपने माल को 15% बट्टे के साथ बेचता है। 629 रुपया विक्रय मूल्य वाली वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? ठीक है, यदि इसमें हम अंकित मूल्य को 100 रुपया मान लें, यदि अंकित मूल्य 100 रुपया है, इसको एमआरपी कहा जाता है। एमआरपी, एमआरपी का अर्थ होता है मैक्सिमम रिटेलर प्राइस, यानी कि उस पर जो छपा हुआ मूल्य होता है, कोई भी वस्तु पर जो लिखा हुआ मूल्य होता है उसको कहा जाता है अंकित मूल्य। तो ये अंकित मूल्य यदि 100 रुपया है, तो कह रहा है कि इसको 15% बट्टा पर बेचना है, यानी कि 15% का छूट देना है। तो 15% का छूट भी जब इसमें दे देगा तो इसको प्राप्त हो जाएगा 85 रुपया में, माने ये हो गया इसका सेलिंग प्राइस।
सेलिंग प्राइस हो गया 85 रुपया। अब यहाँ पे प्रश्न में कह रहा है कि सेलिंग प्राइस 629 रुपया है, तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा। चलिए इसको हम लोग बनाएंगे कैसे, लिखेंगे, देखिए इसको ऑपोजिट थोड़ा सा उल्टा करके 85 इकाई या तो ऐसे लिख सकते हैं, इकाई नहीं लिख के रुपया, 85 रुपया एसपी सेलिंग प्राइस जब अंकित मूल्य कितना रुपया, 100 रुपया, ठीक है ना। उसके बाद फिर लिखेंगे 1 रुपया विक्रय मूल्य जब अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 100/85। अब यहाँ पे कह रहा है कि 629 रुपया विक्रय मूल्य होगा, उस वस्तु के लिए अंकित मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 629 रुपया, तब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 100/85 गुना 629, ठीक है। 5 के साथ इसको भी काटिए, 5 के साथ इसको भी काटिए, 5 20 से 100, 17 पंजे 85, 17 के साथ ये कट जाएगा 37 बार, 37 के साथ इसको गुना कर देना है, 37 दूनी 74, 740 रुपया, ये हो जाएगा आपका सटीक आंसर, ठीक है। 740 रुपया में उसका अंकित मूल्य निर्धारित करना होगा, तो उसमें 15% छूट देने के बाद 629 रुपया उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा, ठीक है ना। दोस्तों जो मेरे इस चैनल में नए हैं उनसे मैं फिर से और एक बार गुजारिश करना चाहूँगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अधिक गणित को विस्तार से समझने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरा प्रश्न। यहाँ पे एक प्रश्न दिख रहा है कि अनुक्रम 2, 9, 28, 65, 26, 126 की अगली संख्या क्या होगी, ठीक है। इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, देखिए 2, 9, 28, 65 और 126 ये दिया हुआ है, अगला वाला पद क्या होगा, इसमें क्या होगा। 2 ये बना है कैसे, अगर इसका पैटर्न हम जान गए तो इसको बनाना बहुत ही आसान है। अगर इसका पैटर्न नहीं समझ पाए तो पूरा परीक्षा हॉल में जो है हम पूरा दिन भर में भी इसको नहीं बना पाएंगे। तो इसका आसान तरीका देखिए, इसको आपको पैटर्न को समझना ही पड़ेगा, इसका पैटर्न आखिर है क्या, कैसे करके ये संख्याएं जो है एक के बाद एक दूसरा बना है। तो देखिए ये 2 जो बना है वो कैसे बना है, 1 का क्यूब प्लस 1। ये 9 जो बना है वो कैसे बना है, 2 का क्यूब प्लस 1। 28 कैसे बना है, 3 का क्यूब प्लस 1। 65 कैसे बना है, 4 का क्यूब प्लस 1। 126 कैसे बना है, 5 का क्यूब प्लस 1। तो ये अगला वाला क्या बनेगा, 6 का क्यूब प्लस 1। अब इसको कैलकुलेट करने पर जो संख्या प्राप्त होगा वही होगा आपका आंसर। 6 का क्यूब 216 जोड़ 1, तो यहाँ पे क्या भराएगा 217, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, जो कि आपके डी नंबर में दिया हुआ है। इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरा प्रश्न। देखिए यहाँ कह रहा है कि यदि n एक पूर्णांक हो तो n का क्यूब माइनस n, सॉरी यहाँ पे जो है ये प्रिंटिंग मशीन के चलते ये सही रूप से लिखाया नहीं है, ये इस रूप में लिखा हुआ है n का क्यूब माइनस n, n का क्यूब माइनस n निम्नलिखित में से किस संख्या से सदैव विभाजित होगा, ठीक है। कह रहा है कि n एक पूर्णांक है, तो पूर्णांक हम किसको कहते हैं, पहले पूर्णांक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं।
पूर्णांक जो होता है वो शून्य से शुरू होकर के 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, इन सभी को कहा जाता है पूर्णांक। ठीक है, n एक पूर्णांक है। n की जगह पर हम 0 से लेकर के 9 तक, तो यहाँ पे 0 ना लेकर के, 0 लेने से तो निश्चित तौर पर सबका मान 0 ही आएगा, तो 0 को छोड़ करके कोई भी नंबर यहाँ से हम ले सकते हैं। मान लीजिए हम 2 लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पे जो दिया हुआ इक्वेशन है वो इक्वेशन क्या है, n का क्यूब माइनस n। तो n का क्यूब मतलब 2 का क्यूब, 2 का क्यूब माइनस 2, तो 2 का क्यूब अगर निकालें तो क्या हो जाएगा 8, 8 माइनस 2 करते हैं तो कितना प्राप्त हो जाएगा 6। ये संख्या देखिए, एगो मैंने 2 लिया इसलिए, चलिए आप हम 3 ले लेके देखते हैं। यदि हम इसके जगह पर 3 बैठाएं तो 3 का क्यूब हो जाएगा, 3 का क्यूब माइनस 3, तो 3 का क्यूब होता है 27, 27 माइनस 3, 3 के साथ 27 में से 3 घटा देते हैं तो कितना प्राप्त हो जाएगा 24। ठीक है, 24। अब देखिए ये जो 24 प्राप्त हुआ, एक संख्या हम लोग को प्राप्त हुआ 6, एक संख्या प्राप्त हुआ 24। चलिए और एक संख्या ले लेते हैं। अब हम यहाँ पे 4 बैठा के देखते हैं। अगर 4 का क्यूब लेंगे माइनस यहाँ पे हो जाएगा 4, तो यहाँ पे 4 का क्यूब मतलब 64, 64 माइनस 4 यानी कि 60। तो यहाँ 3 संख्या हम लोग को प्राप्त हो गया, एक 6, एक 24 और एक 60। अब हम लोग को ये ऑप्शन में से देखना है कि 4 से, 5 से, 6 से या फिर 7 से, ये तीनों संख्याएं किस संख्या से भाग हो रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम यहाँ ऑप्शन देख रहे हैं कि 6, ये तो मेरा ऑप्शन में भी दिया हुआ है, तो इसको ही हम सटीक आंसर मान लेते हैं। अब नहीं तो फिर आप ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे दिख रहा है 4, 4 के साथ हम 60 को भागा दे सकते हैं, 24 को भागा दे सकते हैं, लेकिन 6 को भागा नहीं दे सकते हैं। चलिए 6 तो हो ही गया, 7 से तो सब भागा जाएगा नहीं, 5 से भी सब भागा जाएगा नहीं, केवल एक हो जाएगा 60। तो यहाँ पे पूछ रहा है प्रश्न में कि सदैव भागा जाएगा, सदैव किसके साथ भागा जाएगा 6 के साथ, क्योंकि 6 के साथ 6 भी भागा हो जाएगा, 24 भी भागा हो जाएगा, 60 भी भागा हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो इक्वेशन दिया हुआ है n के ऊपर में q माइनस n, इस इक्वेशन का सदैव जो है 6 के साथ ये विभाजित होगा। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर और देखते हैं दूसरा प्रश्न। कह रहा है यदि a बराबर 1/4 गुना b, ऐसे लिखा हुआ है कि a बराबर 1/4 b, फिर लिखा है तथा b बराबर लिखा है 1/2 c, ऐसे लिखा हुआ है। तो इसमें से देखो अनुपात जो है हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, a बाई बी, ज्यों का त्यों इधर जो बट्टा वाला संख्या लिखा हुआ है वो वैसे ही रह जाएगा, यानी कि a अनुपात b हम लोग का कितना प्राप्त हो गया 1/4। उसके बाद इसमें से देखते हैं b बाई सी कितना प्राप्त होगा 1/2, यानी कि b अनुपात c बराबर कितना प्राप्त हो गया हम लोग को 1/2। तो यहाँ जो हम लोग लिखे हैं इसी अनुपात के नीचे में इसको लिख दीजिए 1/2। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर अनुपात लगा देना है। इस देखिए इधर वाला संख्या खाली है तो इस 4 को यहाँ पे आप बढ़ा दीजिए, और यहाँ पर देखिए इधर वाला खाली है तो इस संख्या को जो है यहाँ पे हम लिख सकते हैं। अब इसको गुना कर देना है, 1 एकम 1, 4 एकम 4, इसके साथ इसका 4 दूनी 8। ठीक है, 1/4:8, ये हो जाएगा इसका सटीक अनुपात, किसका a अनुपात b अनुपात c का। ठीक है ना, तो देखिए ये ऑप्शन में कहाँ पे दिया हुआ है सी नंबर 1/4:8, ये हो जाएगा आपका सटीक आंसर।
इस प्रकार से हम इसका अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़े। कह रहा है किसी फैक्ट्री में कामगारों का कुल साप्ताहिक पारिश्रमिक 1534 रुपया है। एक कामगार का औसत साप्ताहिक पारिश्रमिक 118 रुपया है। फैक्ट्री में कामगारों की संख्या क्या है? एक आदमी के लिए दिया हुआ है 118 रुपया, ठीक है, और टोटल का दिया हुआ है 1534 रुपया, ठीक है ना। तो कह रहा है कि कामगारों की संख्या क्या है। तो कामगारों की संख्या हम ऐसे निकाल सकते हैं 1 5 3 4 बटे 1 1 8। इसको 2 से काटते हैं, इसको 2 से काटते हैं। 5 दूनी 10, 9 दूनी 18, इसको भी काटते हैं। 7 दूनी 14, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 767, यहाँ पे हो गया 59। किसी फैक्ट्री में कामगारों का कुल साप्ताहिक पारिश्रमिक 1534 रुपया है। एक कामगार का औसत साप्ताहिक पारिश्रमिक कितना रुपया है? फैक्ट्री में कामगारों की संख्या कितनी है? ठीक है, इसी प्रकार से तो बनेगा। अब इसको और इसको भागा करते हैं। एक बार 9 7 16, 17 177, 3 बार में 9 तिया 27, 3 5 15 16 17, कितना बार में कट गया? 13 बार में। इसके साथ ये कट जाएगा 13 बार में, यानी कि ये सी नंबर में जो है आपका सटीक आंसर। मतलब इसमें पारिश्रमिकों की कामगारों की संख्या कितनी है? 13। ये होगा आपका राइट आंसर। इस प्रकार से इसको हम बना सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है सेब का मूल्य 24 सेब का मूल्य 18 सेब के विक्रय मूल्य के बराबर है। ये इसको आप यहाँ से जो है ना पढ़ें। 24 सेब का क्रय मूल्य 18 सेब के विक्रय मूल्य के बराबर है। 24 को सेब का क्रय मूल्य जो है 18 को सेब के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि इसमें लाभ हो रहा है। तो लाभ इसमें जिस साइड में जो दिया हुआ है ठीक उसका ऑपोजिट साइड वाला को जो है वही मूल्य मानना है। यहाँ पे क्रय मूल्य की जगह पर लिखा हुआ है 24, तो इसमें हम क्रय मूल्य मान लेंगे 18 को। लाभ हो रहा है कितना? लाभ हो रहा है इसका 24 माइनस 18, ठीक है, बटे इसका क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य है 18 गुना यहाँ पे कर देना है 100। यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा हम लोग को लाभ प्रतिशत, ठीक है। ये दोनों घट जाएगा, 18 6 24, 6 गुना 100 बटे 18, 6 तिया 18, 3 के साथ अगर इसको भागा करते हैं तो प्राप्त हो जाता है 33.1/3%, ठीक है। इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। कितना प्रतिशत का लाभ होता है। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी गई है। यदि इसे 2.5% वार्षिक अधिक दर पर उधार दिया गया होता तो 540 रुपया अधिक ब्याज प्राप्त होता। उधार दी गई राशि क्या? कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी गई, ठीक है।
2.5% बराबर 540। कोई भी धनराशि जो होती है वो अपने आप में 100% होती है, ठीक है ना। तो 2.5% का मान यदि 540 रुपया है तो 1% का मान कितना हो जाएगा, 540 बटे 2.5। तो हमको चाहिए 100% का मान। 100% बराबर कितना, 540 गुना 100 बटे 2.5। चलिए इसका पॉइंट हटा देते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 1 0। 25 के साथ हम इसको काट सकते हैं। 25 4 100, इसको और इसको गुना कर देना है। 4 4 16, 4 5 20, 20 और 1, 4 4 16, 4 5 20 और 1 21। सॉरी, इसको इस रूप से मत बनाइए, इस रूप से नहीं बनेगा ये। अगर मूलधन को हम P मान लें, उधार दी गई राशि जो है उसको अगर हम P मान लेते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है दर को मान लेते हैं R, टाइम यहाँ पे दिया हुआ है, समय दिया हुआ है 3 वर्ष, ठीक है। तो प्रश्न के अनुसार जो ब्याज होगा वो पहले वाला ब्याज, बाद वाला ब्याज जिसमें 2.5% वार्षिक अधिक दर तय किया जाएगा, उसके लिए हम ऐसे लिख सकते हैं, ब्याज बराबर P गुना R प्लस 2.5 इंटू 3/100 माइनस P गुना R इंटू 3/100 इक्वल टू कितना बोल रहा है प्रश्न में, 540। ऐसे लिखेंगे। दोनों का अगर एलसीएम लिया जाए तो यहाँ पे हम लोग को प्राप्त होगा 3P इंटू R प्लस 2.5 और यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा 3P R बाई 100 इक्वल टू 540। अब यदि इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 3PR प्लस 3 इसको और इसको
7.5 पी, ठीक, ओके। अब फिर यहाँ पे हम लोगों का प्राप्त हो जाएगा -3 पी आर बाई 100 इक्वल टू इधर क्या है 540। देखिए ये और ये एक ही है, ये कट गया। यहाँ पे हम लोगों का क्या बचा है 7.5 पी। तो 7.5 पी इक्वल टू क्या हो जाएगा 54000, यानी कि P इक्वल टू क्या हो जाएगा 54000 बाई 7.5। इसका एक पॉइंट हटा देते हैं तो यहाँ पे एक 0 आ जाएगा। चलिए अब इसको जो है हम 25 के साथ 5 के साथ काटते हैं। 15 5 75, 5 से इसको भी काटते हैं। 5 एकम 5, 8 5 40, 3 को 0, फिर ये 5 से कट जाएगा। 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 6 5 30। अब ये फिर कट जाएगा 3 के साथ। 7 तिया 21, 3 दूनी 6, 7200 रुपया। मतलब उधार दी गई राशि जो था वो कितना था 7200 रुपया। ये आपका डी नंबर सही आंसर है। कह रहा है चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई। यदि कोई परिवार चीनी पर अपने व्यय को अपरिवर्तित रखना चाहता है तो उसे चीनी की खपत में कितनी कमी करनी पड़ेगी। देखिए इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 25% की वृद्धि हो गई मतलब +25, उसको कमी करना पड़ेगा x% का। तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस हो गया। यहाँ पे लिख देना है 25 गुना x/100 और यहाँ पे आपको बराबर देके 0 लिख देना है, ठीक है। इस तरह के जब भी प्रश्न आपको मिले तो इस प्रश्न को आप इस तरह से ही हल कीजिएगा, इसमें आसानी होगा। पच्चीस 4 100। यहाँ पे इस 25 को जो है बराबर के उस साइड भेज देते हैं तो यहाँ पे हम लोगों का रह जाएगा -x/4 बराबर -25। अब इसको यदि हम एलसीएम कर दें तो यहाँ पे 4x और x 5x हो जाएगा -5x/4 बराबर -25। ये माइनस माइनस कट गया तो x बराबर क्या हो जाएगा 25 गुना 4/5, 5 5 25। तो x बराबर कितना 5 4 20% की कमी करनी होगी जो आपके ए नंबर में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है यदि x बराबर √3 + √2 हो तो x² + 1/x² का मान क्या होगा। यहाँ पे x का वैल्यू आपको दिया हुआ है और इससे पूछ रहा है कि x + 1/x, इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, इसका मान क्या होगा। तो अगर हम x को 1/x के रूप में लिखने जाएं तो इसका मतलब होता है 1/√3 + √2। अब क्या करते हैं इसका परिमेकरण कर देते हैं। इसका
इसका परिमेयकरण कैसे किया जाता है, बीच वाला चिन्ह को बदल के ऊपर नीचे गुना कर देना है, यानी कि √3 माइनस √2, नीचे में भी उसी तरह से √3 माइनस √2। अब यदि इसको हम गुना करते हैं तो हम लोगों को क्या प्राप्त होता है, √3 माइनस √2 बटे ये दोनों का आपस में गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a² माइनस b², मतलब √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, मतलब 1, मतलब 1/x का वैल्यू हो गया कितना, √3 माइनस √2। ठीक है, तो यदि हम इसको ये हो गया 1/x का वैल्यू, और देखिए 1/x का वैल्यू, x का वैल्यू तो दिया हुआ पहले से था ही, इसका वैल्यू दिया हुआ था √3 प्लस √2, और इसका वैल्यू हम लोग प्राप्त किए √3 माइनस √2। अब यहाँ पे चूंकि हमको स्क्वायर में दोनों है, इसका वैल्यू पहले फाइंड कर लेना है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x² इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए ये जो है √3 प्लस √2, √3 प्लस √2 का स्क्वायर अगर कर देते हैं तो हम लोग को प्राप्त हो जाता है 3 × 2 = 5 प्लस 2 ये दोनों का गुणनफल 2√6, 5 प्लस 2√6, ये हो गया x² का वैल्यू। अब यदि हम 1/x² का वैल्यू प्राप्त करें तो इसका वैल्यू हो जाएगा 5 माइनस 2√6। अब चूंकि आपस में इन दोनों को जोड़ना है, तो इन दोनों को जब आपस में जोड़ेंगे तो ये और ये कट जाएगा, 5 और 5 कितना हो जाएगा, 10। ये हो जाएगा इस प्रश्न का हल, जो कि आपका डी नंबर में दिया हुआ है। इस तरह से हम इसको हल कर सकते हैं। चलिए आगे देखें। कह रहा है किसी वस्तु को 6% तथा 4% लाभ से बेचने पर विक्रय मूल्यों का अंतर 3 रुपया हो तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो। छह 6% और 4% लाभ से बेचने पर विक्रय मूल्यों का अंतर 3 रुपया है। 3 रुपया कब प्राप्त होता है, मतलब 3 रुपया जो है 2% के बराबर है। 2% बराबर 3 रुपया, तो 1% बराबर कितना, 3/2, तो चाहिए हमको 100% का मान। उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है, तो 100% का मान कितना हो जाएगा, 3/2 गुना 100। 2 के साथ 100 को भागा करेंगे तो 50, 50 के साथ 3 को गुना करेंगे तो 150, 150 रुपया आपका सटीक आंसर होगा, जो कि आपके बी नंबर में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखें। कह रहा है यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य 10 और 11 के अनुपात में हो तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य है 10 तो विक्रय मूल्य है 11, तो यहाँ पे लाभ कितना प्राप्त हो जाएगा, 1। लाभ कितना, 1 बटे नीचे में क्रय मूल्य लिखा जाता है, क्रय मूल्य है 10 गुना यहाँ पे हम लिखेंगे 100। 10 के साथ 100 को काटेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 10, यानी कि इसका आंसर होगा 10% का लाभ, तो जो आपके ए नंबर में दिया हुआ है। तो दोस्तों इस प्रकार के और गणित को डिटेल से अगर समझना हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, मैं अगला वीडियो में आप लोगों के समक्ष फिर प्रस्तुत होऊंगा और आप लोगों के लिए नया कुछ लेके हाजिर होऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग देखते रहें और सीखते रहें। गुड नाइट।